हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था वांगजी और लान दानियन बातें कर रहे थे। तभी वांगजी ने लान दानियन से पूछा, जब तुमने अपने परिवार को अपनी सच्चाई बताई तो ये बात उन्होंने किस तरह से ली, उन पर क्या असर हुआ? वांगजी बहुत अच्छे से जानता है लान चियान्युन जो लान दानियन के पिता है, लान परिवार के एक बहुत ही रूढ़िवादी व्यक्ति है। उनके लिए नई बातें समझना इतना आसान नहीं होगा। वांगजी को इस बात का बहुत अच्छे से अनुभव था। बचपन में जब उसे सज़ा दी जाती थी तो कई बार लान दानियन के पिता की देखरेख में वांगजी सज़ा काटता और उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं होती। और वांगजी को सज़ा किस बात की मिलती? वो खुद को लड़का बताता इस बात की। शायद इसे ही कर्मा कहते हैं, क्योंकि उनके बेटे के साथ भी वही हुआ जो वांगजी के साथ हुआ था। जैसे ही ये विचार वांगजी के दिल में आया, उसे इस बात का पछतावा हुआ। लान दानियन के पिता चाहे जैसे हो, पर लान दानियन बहुत अच्छा इंसान है, वो ये सब डिज़र्व नहीं करता। तभी लान दानियन ने कहा, ओह ध्यानशा, आप तो मेरे पिता को जानते ही हो। उन्होंने तो इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया कि मैं उनकी बेटी हो सकता हूँ। उनका कहना था कि वो जो कर रहे हैं वो मेरे भले के लिए कर रहे हैं, और अगर मैंने उनका कहना नहीं माना तो वो मुझे अपनी संपत्ति से निष्कासित कर देंगे। तो ऐसे में मुझे अपने बच्चे के बारे में भी सोचना चाहिए। फिर लान दानियन ने साय करते हुए कहा, पर मेरी माँ मेरे पीछे पहाड़ की तरह खड़ी रही। उन्होंने सबके सामने मेरा साथ दिया, जितना उनसे हो पाता था उन्होंने किया। यहाँ तक कि मुझे ये हेयर पिन भी गिफ्ट की। दानियन ने अपने बालों से फिनिक्स हेयर पिन निकाली और वांगजी के सामने रखी। तो वांगजी ने कहा, विंग का कहना है कि वो नियम में बदलाव करेंगे, इसलिए संपत्ति का अधिकार पहले बच्चे की तरफ जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी जेंडर का हो। तो ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। ये सब बातें कहते हुए वांगजी को अपनी पुरानी यादें सता रही थी, जब उसी इंसान के सामने वांगजी अपने घुटनों के बल खड़ा था, उसे सजा दी जा रही थी। तभी लान दानियन ने कहा, ये सब बातें। फिर वो थोड़ा सा शांत होते हुए बोला, माफ़ कीजिए ध्यानशा, मैं आपको सब कुछ खुलकर नहीं बता सकता। तब वांगजी बुदबुदाया, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लान दानियन ने थोड़ी देर रुककर नोट करते हुए कहा, हमारे लिए ये बहुत बेहतर हुआ कि आशिया और मैं यहाँ पर चले आए। क्लाउड रिसेस हमेशा ही हमारा घर रहेगा, पर हम हमारे बच्चे को ऐसी जगह पर बड़ा करना चाहते हैं जो अपने दिल में उठ रहे सवालों को खुलकर पूछ सकता है। लान दानियन की आंखें चमक रही थी, जिसे देखकर लान वांगजी एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे याद आया शादी के कुछ महीनों बाद जब वो अपने नए घर में वाइफों के साथ चाय पी रहा था, तब उसके पास जेंटियन फ्लावर्स रखे थे। उन फ्लावर्स को वो वाइफों को दिखाते हुए बोला, आनियांग को ये फ्लावर्स बहुत पसंद थे। उन्हें यहाँ देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं घर पर हूँ, आनियांग के साथ क्लाउड रिसेस में। तभी वाइफो दांत पीसते हुए बुदबुदाई, उसकी कैद, क्या तुम ये कहना चाहते हो? उनके हाथ कसे हुए थे और उन्हें शांत होने के लिए थोड़ा वक्त लगा। फिर बोली, आह, माफ़ कर दो अजान, क्लाउड रिसेस तुम्हारा मायका है और आह्वान का घर। अब वो वहाँ का सेक्ट लीडर बन गया है, इसलिए मैं अपने आप को समझाने की काफ़ी कोशिश करती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ, पर ये बात मुझसे नहीं भूली जा रही। उन्होंने मुझे कभी भी उसके साथ क्या हुआ ये नहीं बताया। ये बातें भूलना एक माँ के लिए आसान नहीं होता। वो तो बस एक दिन चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। लान वांगजी को समझ नहीं आया कि वो अपनी वाइफों को क्या जवाब दे, इसलिए उसने बस उनका हाथ थाम कर रखा। वो तो हमेशा ही एक आज्ञाकारी बच्चा बनकर रहा था। वो अपने एल्डर्स का जीवन जीने का तरीका
हमेशा सही मानता था। जिस तरह से वो अपने गुस्से को कभी भी अपने चेहरे पर दिखने नहीं देते थे, अपनी परेशानियों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से परे रखते थे, ये सब उसे बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा उनके जैसा बनना चाहता था, पर इसका मतलब ऐसा नहीं था कि उसका सेट भी उसके बारे में यही सोचता था। जब जब भी वांगजी ने अपने जेंडर के बारे में सवाल किया, उसे हमेशा यही सीख मिली कि उसके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, जिसे उसे छोड़ना होगा। और खुद वांगजी भी यही सोचा करता था कि उसे अपनी इन फीलिंग्स को जाने देना होगा, खुद के कल्टीवेशन पर ध्यान देना होगा, अपना नाम कमाना होगा। पर जब उसने अपनी वाइफों की आंखों में गुस्सा देखा, फिर लान दानियन के, उसे अपनी माँ की याद आई, जिनकी आंखों में भी ऐसा ही गुस्सा भरा रहता था। तब वांगजी को ऐसा लगने लगा कि उसे भी हक है गुस्सा करने का। जो उसके माँ के साथ हुआ था, क्या वो सही था? किसने उसकी ज़िंदगी बिना उसकी मर्जी के लेनी चाहिए? क्या उसे न्याय मिला या लान दानियन को, जो बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे थे, जो बस अपने दिल की सुनना चाहते थे? अब वांगजी को ये सोचकर आश्चर्य हो रहा था कि जब उसने पहला कदम बढ़ाया था, तब वो ये नहीं सोच रहा था कि क्या सही है और क्या गलत, क्या काला है और क्या सफ़ेद। उसके सेक्ट में सच में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी जो ग्रे एरियाज में रहते हैं। ना लड़का है ना लड़की, जो यिन और यांग के बीच में होते हैं, जैसे कि वांगजी। कितने सालों तक वांगजी यही सोचता रहा कि उसके अंदर ही कोई कमी है, वही है जो गलत है, वो ही है जो अजीब है। पर अब उसे समझ आ रहा है कि वो थे जो अजीब थे, गलत थे। अब वांगजी के अंदर का गुस्सा बिल्कुल आग की तरह फूट पड़ा, जैसा कि उसके सेक्ट ने उसे हमेशा वार्न किया था कि उसे ऐसे गुस्से से दूर रहना है, अपनी भावनाओं पर हमेशा संयम रखना है, जिससे वो सही रास्ते पर चलेगा। पर आज जो ये आग उसके अंदर चल रही है, उसे वो गलत नहीं लग रही है, बल्कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो सांस ले पा रहा है, जैसे वो आज़ाद हो चुका है। उस रात उसे फिर से एक बार सपना आया अपनी माँ का, जेंटियान हाउस में। जब उसने अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लिया, दोनों भी बर्ड्स में ट्रांसफॉर्म हो गए और उड़ते हुए दूर चले गए। दृश्य बदला। भाषण सरेन अपने सामने बैठे छोटे से ग्रुप से बात कर रही थी। मैंने फिर से एक बार राज ज्योतिषी से बात की और उन्होंने कहा है, आने वाला डबल 9 फेस्टिवल चंद्र ग्रहण के दिन आ रहा है। हमारे पास एक और मौका है इस कर्स को ब्रेक करने का। उस दिन इस धरती पर सदी की सबसे बढ़िया यांग एनर्जी मौजूद होगी और आपके महाराज ने इन दिनों अपने इलाज में बहुत उन्नति की है। मुझे यकीन है वो अपना कर्ज ज़रूर तोड़ कर रहेंगे। बाओशान सरेन के पीछे विंग और वेंचिंग ने एक नज़र आपस में एक्सचेंज की और नोट किया। तभी एक ज़ोरदार आवाज़ उस हॉल में हुई, नहीं! लोगों के बीच में तुरंत कोलाहल पड़ा और सभी लोगों ने उस तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। बाओशान सरेन और वेंचिंग शॉक में थी। दोनों ने मुड़कर उस तरफ देखा। पीछे से आवाज़ आई, ध्यानशाह! और इधर सभी लोग चिल्लाने लगे, माय लॉर्ड फिनिक्स किंग, ये तो बस। बिल्कुल नहीं, वांगजी ने दोबारा से कहा। उसकी नज़रें सिर्फ विंग पर गड़ी थी। उसने कहा, आने वाले डबल 9 फेस्टिवल के समय भी मैं प्रेग्नेंट ही रहूँगा और तुमने मुझे वादा किया था कि तुम अकेले ऐसी कोई भी हरकत नहीं करोगे। लांछा, विंग ने कहने की कोशिश की, पर वांगजी ने उसकी बात काटते हुए कहा, फिर से आपको चिटिवेशन से गुजरना होगा। आपकी इन एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। ये बहुत रिस्की है। सानर, विंग ने कहा। तो वांगजी ने भी बिशन पर अपना हाथ कसते हुए कहा, विंग। उसकी सांसें फूल रही थी। ऐसा लग रहा था अभी उसकी छाती फट जाएगी। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था उसके रोब्स अचानक से टाइट हो गए हैं। तभी विंग चिल्लाया, तक लिया, और सभी लोग वहाँ से जाने लगे।
वांगशी ने विंग से एक पल के लिए भी अपनी नज़रें नहीं हटाई थी। पाओशन सरन वांगी से आर्ग्यू करना चाहती थी, पर वुशियान ने सर हिलाकर ही उन्हें मना कर दिया और अब वो दोनों बिल्कुल अकेले थे। विंग वांगशी के पास आया और तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने अपने बड़े बड़े हाथों से वांगशी के हाथ पकड़ लिए, जिन्होंने बीचन पर ग्रिप बनाई हुई थी। वांगशी ने कहा, आपने वादा किया था, आप मेरे बिना ऐसा कुछ नहीं करोगे। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखें नम हो चुकी थी। विंग ने बस हाँ में जवाब दिया और फिर वांगशी का हाथ उठाया, अपने मास्क पर रखा जहाँ उसके होंठ हो सकते थे। वो ठंडी सी धातु वांगशी की त्वचा को छूकर निकली। विंग ने कहा, मैंने वादा किया था, मैं बेवजह रिस्क नहीं लूँगा, पर तुमने भी मुझसे वादा किया था कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे, ये समझोगे कि मैं कहाँ तक रिस्क ले सकता हूँ। विंग, अगर ये सब गलत हुआ तो, उन्हें वापस से आपको सुला देना पड़ा तो, मैं भी नहीं हूँगा आपकी मदद के लिए, कम से कम महीनों तक तो नहीं। और हमारा बच्चा जन्म लेगा आपके बिना, उस कर्ज के साथ, और आपके बिना मैं उसे कैसे संभाल पाऊँगा। उसे आपकी ज़रूरत होगी, और अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तब भी हमारा बच्चा उस कर्ज के साथ ही जन्म लेगा। जानर, पर लांझा, अभी बहुत कुछ बदल गया है, मैं बदल गया हूँ। अब मैं अपने आप को और समझने लगा हूँ और मुझे लगता है मैं सच में ये कर सकता हूँ। क्या ये अच्छी बात नहीं है? मैं हमेशा डरता रहता था, मुझे पहले कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि ये काम करेगा। वांगशी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, ये अच्छी बात थी कि उसका हस्बैंड अब डर नहीं रहा है, पर वो खुद डरा हुआ है अपने हस्बैंड के लिए, उसके सोल के असली मैच के लिए। वो उससे इतना प्यार करता है कि उसके बिना रहना वो सोच भी नहीं पा रहा है। वांगशी नहीं सोच पा रहा है वुशियान बच्चे के जन्म के वक्त उसके साथ नहीं होगा, वो उसे बाहों में नहीं ले पाएगा। इधर वुशियान वांगशी को समझा रहा था, इस कर्ज को उतारना मेरी जिम्मेदारी है, जो मुझे खुद ही करनी होगी। क्या तुम मुझे एक बार इसे करने का मौका भी नहीं दोगे? वांगशी ने अपने रोब्स पर हाथ कस लिए, पर वो इससे ज़्यादा क्या कर सकता था, वो समझ पा रहा था, पर फिर भी। विंग बुदबुदाया, सानार। उसने लांझा के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ पर आंसू बहते ही जा रहे थे। उसने तुरंत लांझा के आंसू पोंछते हुए कहा, रो मत, रो मत, मेरा दिल टूट जाता है तुम्हारे रोने से। वांगशी ने कहा, मैं बस तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो बुदबुदाया, तो वुशियान भी वापस बुदबुदाने लगा, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे चांद, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी इंसान हो, और मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकता। लांझा के आंसू पोंछकर विंग ने अपना हाथ वांगजी के चिन के नीचे लाया और कहा, सानर, कैसा रहेगा अगर तुम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहोगे हमारे बच्चे के लिए, और मैं कोशिश करता रहूँगा इस कर्ज को तोड़ने की, पर हम दोनों अपने दिल की प्रकृति की बात सुनेंगे। अगर मुझे थोड़ा सा भी ऐसा लगा कि मुझे इससे खतरा हो सकता है तो मैं इंतज़ार करूँगा, और जब दोबारा मौका मिलेगा हम दोबारा कोशिश करेंगे, हम अपने दिल की बात सुनेंगे। ये कैसा रहेगा? वांगशी ने साय किया और आखिरकार हमें सर हिला ही दिया। मिड ऑटम फेस्टिवल नज़दीक आने लगा था, साथ में चंद्र ग्रहण भी। वांगशी और विंग दोनों भी अपनी कोशिशों में लगे थे, पर ऐसा कोई रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा था जिसे वो सही कह सके। धानों की कटाई का मौसम आया था, हीलिंग में चहल पहल बढ़ रही थी। वांगशी अपने वैभव से सीख रहा था, अचार कैसे बनाते हैं, धान को कैसे संभाल कर रखते हैं, ये सब विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वांगशी व्यस्त था, हर दूसरी रात वो विंग को एक नया अचार दिखा था जिसमें उसने एक नया अचार बनाया होता। वांगशी को इतनी प्यारी तरह से बातें करते हुए, खोते हुए देखकर विंग के अंदर का
नॉटी बीस्ट जाग जाता। वो वांगची का स्कर्ट उठाकर उसे शेल्फ के अगेंस्ट पिन कर देता। उसे प्लेजर करता रहता और इसे ये बार बार हो रहा था। कहीं ये वांगची के मन की मुराद तो नहीं थी। कभी कभी विंग सोचता रहता, अगर मैं ड्रैगन एम्परर नहीं होता तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती। हमें पूरी दुनिया को संभालने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने छोटे ड्रैगन फॉर्म में वांगची के बेली पर घूमता हुआ सोच रहा था, मुझे लोटस लेक के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अपने हस्बैंड और बेबी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता। उसकी ये सारी बातें वांगची भी सुन रहा था। मन ही मन विंग कह रहा था, हो सकता है तुम रॉज कल्टीवेटर होते, हम दुनिया घूमते, आम लोगों की मदद करते, जैसे साओशुंग चैन अपने हस्बैंड के साथ करता है। हमारे पास एक डोंकी होता जिस पर हम हमारे लिटिल रेडिश को रखते। वांगची बोल रहा था। उसे अपने हस्बैंड के आने वाले बच्चे को नए नए नाम देने पर बहुत आश्चर्य होता। अब उसने नया नाम सोचा था, लिटिल रेडिश। इस नाम को सोचने के पीछे हुशियान का दावा था कि वो वांगची के पेट में अपने बच्चे की जी एनर्जी, उसका शेप महसूस कर पा रहा है जो एक लिटिल रेडिश का है। हुशियान कह रहा था, हो सकता है एक दिन हमारे पास बहुत सारा समय होगा, बहुत लंबी ज़िंदगी जीने के बाद हम जब रिटायर हो जाएंगे, अपनी सारी जिम्मेदारियां हम अपने बच्चों को दे देंगे। तब आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।